भविष्य का समय, जब वैज्ञानिक एक ऐसा ग्रह ढूंढ लेंगे जहां पर उन्हें पृथ्वी से कहीं गुना ज्यादा अच्छे मिनरल्स के भंडार मिलेंगे। लेकिन इस प्लेनेट का वातावरण इंसानों के रहने के अनुकूल नहीं था। फिर यह माइनिंग कौन करेगा? और क्या होगा जब दो लोग इसी खतरनाक प्लेनेट पर फंस जाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं लेटेस्ट साई-फाई मूवी द साइलेंट प्लेनेट में। कहानी की शुरुआत निया से होती है, जो कि अपनी एक दोस्त के साथ जंगल में बैठी थी कि अचानक से पीछे से पुलिस आ गई और निया को ना चाहते हुए भी अपनी दोस्त को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल अभी पृथ्वी पर साल 2051 चल रहा है, जहां इंसानों ने टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हुए पृथ्वी के बाहर भी बहुत से ऐसे ग्रह ढूंढ निकाले जहां की उन्हें पृथ्वी से भी अच्छे मिनरल्स मिलते थे। हालांकि उनमें से कई ग्रह ऐसे भी थे जहां की इंसान सांस तक नहीं ले सकते। फिर वहां जाकर माइनिंग कैसे करेंगे? इसका भी एक हल निकाला गया कि पृथ्वी पर जो भी इंसान जब भी कोई क्राइम करता है तो उसे सजा के रूप में इसी डिस्टेंट प्लेनेट पर भेज दिया जाता है, जहां की उसे अपनी पूरी उम्र भर सजा के रूप में सरकार के लिए माइनिंग करनी होगी। अब प्रेजेंट में हमें वही डिस्टेंट प्लेनेट दिखाया जाता है, जहां की थियो नाम का एक ऐसा ही आदमी अभी ऑक्सीजन मास्क पहनकर माइनिंग कर रहा था, जिसके बाद उसने माइन किए गए पदार्थ को पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर दिया। यो दिन भर माइनिंग करता और जब उसके कोटे की माइनिंग पूरी हो जाए तो वो सिर्फ रात को ही फ्री रह सकता है। उसे ये काम अपनी पूरी उम्र भर करना पड़ेगा जब तक कि वो जीवित है। आज भी थियो अपने पूरे ही दिन काम के बाद अपने कैप्सूल में आकर, कैप्सूल जो कि अब उसका घर है, यहाँ पर उसे सांस लेने के लिए मास्क नहीं पहनना पड़ता। थियो अब अपनी पुरानी वीडियोस देखते हुए खाना खाने लगता है। अब इन वीडियोस में वो अपनी पत्नी मोना के साथ था, जब वो कभी उसके साथ पृथ्वी पर रहा करता था, और अब तो वो पिछले 15 सालों से सजा काट रहा है। उसे ये आगे अपनी पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा। हालांकि थियो को अपने किए पर पछतावा भी था, जिसकी वजह से उसे ये सजा मिली, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता। अब थियो ने पृथ्वी पर ऐसा क्या क्राइम किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली, हमें आगे पता चलेगा। यहाँ थियो को अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ काम करना पड़ता है, और आज भी वो फिर से अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों को याद करते हुए सो गया। अगली सुबह भी थियो के लिए कुछ अलग न थी। पिछले 15 सालों की तरह आज भी वो एक अलार्म से उठा। इसके बाद अपने काम पर निकल पड़ा। उसे फिर से मास्क पहनकर पूरे ही दिन माइनिंग करनी पड़ी और रात को फिर से अपने कैप्सूल में लौट आया। वैसे भी इस प्लेनेट पर बिना मास्क के कोई इंसान 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, तो अगर वो फ्री भी हो तब भी अपने कैप्सूल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 1% से भी कम है। अब आज भी जब थियो सो ही रहा था कि अचानक से उसके चेस्ट में लगा हुआ ट्रैकर मेल फंक्शन करने लगा। दरअसल इसी ट्रैकर डिवाइस की मदद से पृथ्वी पर मौजूद अथॉरिटीज को पता चलता रहता है कि थियो अब तक जीवित है, और अगर इस डिवाइस के मेल फंक्शन करने से उन्हें लगा कि वो मर चुका है तो वे पृथ्वी से ही इस कैप्सूल की ऑक्सीजन को बंद कर देंगे। इसके अलावा अगर थियो ने माइनिंग करनी बंद कर दी और वो पदार्थ नहीं भेजा तो भी उसकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाएगी, ताकि वे इसे किसी और प्रिजनर के लिए बचा कर रख सकें। अब थियो, जिसका की ट्रैकर मेल फंक्शन कर रहा था, वो जल्दी से उठकर मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर उसे फिर से रिपेयर करता है, ताकि वो उसके जीवित होने का सिग्नल भेजता रहे। अब अगली सुबह जब वो फिर से माइनिंग करने जा रहा था कि उसे आसमान से एक और कैप्सूल गिरते हुए नजर आया, यानी कि किसी और कैदी को भी सजा के रूप में इसी ग्रह पर भेजा गया होगा। अब इस पूरे एरिया में थियो अकेला ही था, सो वो भागकर देखने जाता है कि इस दूसरे कैप्सूल में है कौन। उसने बाइनोकुलर से देखा कि इस कैप्सूल की काफी रफ लैंडिंग के बाद उसमें से एक टीनेज लड़की बाहर निकल आई। अब उस लड़की ने अज्ञानतावश ऑक्सीजन मास्क भी नहीं पहना था, सो जब कुछ ही देर में उसकी सांसें घुटने लगी तो वो फिर से अंदर भाग गई। थियो अब परेशान था, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स को ही भेजा जाता है, तो क्या पता उस लड़की ने पृथ्वी पर क्या बुरे काम किए होंगे। और वो भागकर उसके कैप्सूल के पास पड़ताल करने जाता है, ये जानने की वो उसके लिए कोई खतरा ना हो। और थियो का डर बिल्कुल सही निकला, क्योंकि वो लड़की अपने एआई से बातें करते हुए कहे जा रही थी कि उसे शायद से यहाँ मौजूद उस दूसरे प्रिजनर को जान से मारना पड़ेगा। थियो वापिस से अपने कैप्सूल में आकर सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। बेशक से वो यहाँ एक गुलाम की तरह जीवित रहा हो, मगर कम से कम उसके पास अपने पास्ट की अपनी पत्नी के साथ यादें तो है, जिनके सहारे वो अपने दिन काट लेता है। सो फैसला करता है कि चूंकि उसे इन कैप्सूल्स के दरवाजों को खोलना आता है, तो वो रात के अंधेरे में जाकर पहले ये पता करने की कोशिश करेगा कि वो लड़की है कौन और उसने पृथ्वी पर कौन सा क्राइम किया था जो उसे यहाँ भेजा गया।
थियो अब अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से उस लड़की के कैप्सूल में घुस गया और वहाँ एक डायरी जिस पर उसका नाम लिखा था उसे उठा लाया। थियो अब वापस अपने कैप्सूल में आकर देखता है कि इस लड़की का नाम निया है और उसने अपनी डायरी एक अलग भाषा में लिखी थी। हालांकि थियो इस भाषा को समझ सकता है और वो पढ़ता है। इस तरह से वो लड़की निया अपने पेरेंट्स को याद करती रहती है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा था कि उसने पृथ्वी पर किया क्या है। दूसरी ओर अब निया क्या खुली और वो आज के दिन के बारे में याद करने लगती है, कैसे उसका कैप्सूल बड़ी मुश्किल से इस प्लेनेट पर लैंड हो पाया था। उसे तो ढंग से ये भी नहीं बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होगी, इसलिए जब वो बाहर देखने भी गई कि ये प्लेनेट कैसा है तो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उसका दम घुटने से उसे वापस से कैप्सूल में आना पड़ा। और यही सारी इवेंट्स थियो ने छुप कर देखी थी, जिन्हें कि अब निया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। अब निया चूंकि अभी ही इस प्लेनेट पर आई है तो उसे एक एआई पार्टनर भी मिल गया जो कि उसे गाइड करता रहेगा। वो उसे बताता है कि निया बिना अपने सूट के बाहर नहीं निकल पाएगी और सबसे मेन रूल कि अगर उसने हर रोज पूरे दिन माइनिंग का काम नहीं किया तो पृथ्वी से ऑफिशियल्स उसकी ऑक्सीजन को बंद कर देंगे। निया ने सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर लिया जो कि वो अक्सर करती है, कैसे अब उसे यही माइनिंग करके अपना जीवन बिताना पड़ेगा। यहाँ एआई ने ये भी रिवील किया कि इस पूरे एरिया में एक थियो नाम का एक और प्रिजनर रहता है और वो भी एक क्राइम के बाद ही यहाँ भेजा गया था, तो हो सकता है कि वो खतरनाक हो। अब इसे निया डर गई कि अगर वो डेंजरस हुआ तो क्या वो अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर अटैक कर सकती है। और यही वो लाइन थी जो कि थियो ने सुनी और उसे गलत फहमी हो गई कि निया उसे मारने की कोशिश करेगी, बल्कि वो तो खुद उससे डर रही थी। अब प्रेजेंट में सुबह होते ही दोनों थियो और लिया उसी माइनिंग में काम करने जाते हैं। इसी दौरान उनकी नजर एक दूसरे पर भी पड़ी, मगर वे एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, इसी डर में कि कहीं खाने और बाकी रिसोर्सेज के लालच में दूसरा प्रिजनर उस पर अटैक न कर दे। लेकिन अब काम के बाद जैसे ही निया अपने कैप्सूल में गई तो उसे एहसास हो गया कि यहाँ तो उसकी डायरी नहीं है। एआई उसे रिवील करती है कि कल रात जब वो सो रही थी तब वो दूसरा प्रिजनर थियो यहाँ घुसा था और उसकी डायरी यहाँ से उठा ले गया। निया ये सुनकर डर तो रही थी कि क्या उसे थियो से डायरी वापस लेने जाना भी चाहिए, लेकिन उस डायरी में उसकी सारी यादें थी, इसीलिए ही वो अब सेफ्टी के लिए एक चाकू साथ में लेकर थियो के कैप्सूल में जाने का फैसला करती है। उसने थियो के कैप्सूल तक जाकर देखा कि वो उसी की डायरी पढ़ रहा था और बाहर उसे देख थियो दरवाजा खोलकर पूछता भी है कि वो उसे मारने क्यों आई है। अब निया, जिसने अब तक अपना चाकू थियो के गले पर रख दिया था, वो गुस्से में ये कहकर कि आगे से थियो कभी उसके कैप्सूल में घुसकर कुछ भी चोरी न करे, उसने ये वार्निंग देकर अपना चाकू उसके गले से हटा लिया और अपनी डायरी वापस लेकर जाने लगी। अब थियो हैरान था कि अगर निया को उसे मारना ही होता तो वो तो अब उसे आराम से मार सकती थी, यानी कि वो कुछ गलत ही समझ गया। थियो तभी अपना मास्क पहनकर वापिस से निया के कैप्सूल में जाता है। वहीं निया, जो कि अब तक उस पर गुस्सा थी, वो फिर से कहती है कि थियो उसे अकेला छोड़ दे और वे दोनों अलग रहकर अपना अपना काम कर सकेंगे। लेकिन थियो तो यहाँ माफी मांगने लगा। वो कहता है कैसे उसने इसी डर में कि कहीं ये दूसरी कैदी उस पर हमला न कर दे, इसलिए उसने उसके बारे में जानने के लिए उसकी डायरी चुरा ली थी और वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। निया भी समझ गई कि थियो ने वो सब कुछ डर के मारे किया था। दोनों के ही प्रिजनर होने से वे एक दूसरे पर ही शक करने लगे, तो वो अपना चाकू नीचे कर लेती है। अब अगले दिन फिर से वे अपनी माइनिंग वाले काम के दौरान मिले। उन्हें अब तक एक दूसरे के प्रति डर लगना कम हो चुका था। तो शाम को निया को नोट मिलता है जिसमें थियो ने उसे आज रात वाले डिनर के लिए अपने कैप्सूल में इनवाइट किया था। अब निया जानना चाहती थी कि थियो ने ऐसा क्या किया होगा जो उसे इस प्लेनेट पर भेजा गया। वैसे भी प्राइवेसी प्रोटोकॉल के जरिए उसका एआई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, सो उसे खुद से ही इसके बारे में जानना होगा। दूसरी ओर अपने कैप्सूल में डिनर के लिए तैयारियां करते हुए थियो के भी मन में यही सवाल उठ रहे थे। अब कुछ देर बाद जब निया वहां पर डिनर के लिए पहुंची तो थियो उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि निया को यहाँ आए सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं, जबकि वो यहाँ पर पिछले 15 सालों से बिल्कुल अकेला था। इसलिए आज किसी और के साथ बातें करते हुए डिनर करना उसके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। यहाँ सरप्राइजिंगली थियो से ओरियन भाषा में बात भी करता है जो कि निया की नेटिव लैंग्वेज थी और अब के समय में ज्यादातर लोग इस भाषा के बारे में जानते भी नहीं। निया पूछती भी है कि उसे उसके होम टाउन की लैंग्वेज के बारे में पता कैसे चला और थियो के अनुसार वो वहाँ पहले जा चुका है, वो भी एक ब्लैक सी से होते हुए। हालांकि उसके बताए रास्ते में कुछ गड़बड़ थी, मगर निया ये सोचकर उन्हें इग्नोर कर देती है कि थियो 15 साल से इसी प्लेनेट पर बंद है, तो उसकी यादें धुंधली हो गई होंगी और वो कुछ भूल गया होगा।
अब आपस में और जानने के लिए निया अपने क्राइम के बारे में कन्फेस कर लेती है। कैसे जब वो बहुत छोटी थी तब एक आदमी ने उसके पेरेंट्स को मार दिया और इसका असर उसकी पूरी लाइफ पर पड़ा। वो बड़ी होते होते एक रेबल ग्रुप में शामिल हो गई। वो ग्रुप जो कि सरकार का विरोध करता था और इसीलिए जब पुलिस को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे सजा के रूप में इसी प्लेनेट पर भेज दिया। निया के अनुसार ये गवर्नमेंट छोटे से क्राइम के लिए लोगों को सजा के रूप में अलग अलग ग्रहों पर भेजकर उनसे अपने काम निकलवाती है ताकि उन्हें रिसोर्सेज मिलते रहें और लोगों को हायर भी न करना पड़े। उसकी तो बचपन से लेकर अब तक पूरी लाइफ खराब ही रही है। अब निया के ऐसे बुरे पास्ट को सुनकर थियो उसे इस प्लेनेट की एक बड़ी सच्चाई बताता है जो कि पृथ्वी पर गवर्नमेंट किसी को रिवील नहीं करती, वरना तो अगर ये सच सबको पता चल गया तो आम लोग उनके इस प्रोजेक्ट को ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर बंद करवा देंगे। वो प्रोजेक्ट जिसमें कि वे कैदियों को माइनिंग करने के लिए इस प्लेनेट पर भेजते हैं। दरअसल इस प्लेनेट पर एक अजीबोगरीब किस्म की वोलेट गैस ट्रेवल करती रहती है। वो टॉक्सिक गैस आमतौर पर कई दिन में एक बार गुजरती है, लेकिन थियो के अनुसार वो इंसानी इमोशंस को पढ़कर उन्हें डबल डाउन कर देती है। उस गैस के करीब आने से उसे खुद को ही यहाँ आने के बाद उसके बारे में पता चला और कभी कभी तो वो गैस उसे इल्यूजन भी दिखाती है उन सारी बुरी यादों की जो उन्होंने अपने जीवन में बिताए हैं। अब निया समझ गई कि इसलिए उसे भी अपने पृथ्वी वाले दिनों के इल्यूजन्स यहाँ आने के बाद और ज्यादा आने लगे जब वो पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी। वहीं थियो भी इसलिए अब तक अपनी पत्नी और अपने पास्ट वाले इल्यूजन्स को देखा करता था जो कि वो कहानी के शुरू से अब तक देखता आ रहा है। हालांकि उसके पास्ट में एक बेहद ही गहरा राज छुपा है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब प्रेजेंट में थियो ने निया को सब समझा दिया था कि पता नहीं कैसे मगर ये वोलेट गैस उनके मन की सारी इच्छाओं को जानती है। यहाँ अब तक डिनर के बाद निया के वापस जाने का वक्त हो चुका था, लेकिन तभी जाते हुए थियो उसे रिवील करता है कि उसका असली नाम नेथन है। अब ये नाम सुनकर तो निया और भी घबरा गई। दरअसल उसका पास्ट बड़े ही गहरे रूप से इस नाम से जुड़ा था। तो वो जल्दी से भागकर अपने कैप्सूल में आती है और अपनी आई से पूछती है कि क्या सच में थियो का नाम नेथन है। दरअसल उसके पेरेंट्स को उसके बचपन में मारने वाले आदमी का नाम नेथन ही था और उसके पेरेंट्स की मौत आज से 16 साल पहले हुई थी, जबकि 15 साल पहले थियो को सजा के रूप में यहाँ भेजा गया। अब यहाँ से नियो को सारे ही हिंट इसी ओर इशारा कर रहे थे कि उसके पेरेंट्स को किसी और ने नहीं बल्कि थियो ने मारा होगा। हालांकि एआई फिर से प्राइवेसी प्रोटोकॉल के कारण निया को थियो का असली नाम और पर्सनल डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं बता सकती, मगर निया सब समझ चुकी थी। अब अगली सुबह जब दोनों फिर से माइनिंग के दौरान मिले तो आज निया बड़े ही अजीब तरह से बिहेव करती है और थियो को नेथन के नाम से बुलाकर उसे आज रात अपने कैप्सूल में डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब थियो जिसे कि कुछ अजीब नहीं लगा वो काम के बाद उसके कैप्सूल में पहुंच गया। निया उसे अपनी होम टाउन के कुछ फोटोज दिखाने लगती है, वो जगह जहाँ कभी वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। निया उन जगहों के फोटोज दिखाते हुए थियो के चेहरे को देखती, मानो कि वो उसके चेहरे की रंगत बदलते हुए देखना चाहती हो, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो निया थियो से उसके क्राइम के बारे में पूछने लगी, वो क्राइम जिसे कि उसने 15 साल पहले किया था। वो कहती भी है कि वो अपने क्राइम के बारे में उसे ऑलरेडी बता चुकी है, कैसे वो एक रेबल ग्रुप का हिस्सा बन गई जो कि एंटी गवर्नमेंट था और वो भी उसने इसीलिए किया क्योंकि बचपन में ही उसके पेरेंट्स को किसी ने जान से मार दिया था। यानी कि वो अपना पूरा पास्ट उसे रिवील कर चुकी है, लेकिन थियो ने उसे अब तक अपने क्राइम के बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि थियो इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता था और वो गुस्से में ये कहकर जाने लगता है कि वो उसे अभी कुछ नहीं बता सकता, वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है। और जब निया अभी भी पीछे नहीं हटी तो गुस्से में थियो उसे पीछे धकेलकर अपने कैप्सूल की ओर वापस निकल गया। यहाँ अब तक वो एलियन गैस भी दोबारा आ चुकी थी जिससे कि निया अपने पास्ट में और खो गई। उसे कभी पता नहीं चला कि उसके पेरेंट्स को मारा किसने था। उसी एक घटना के बाद उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन अब लाइफ ने कोइंसिडेंटली उसे उसके पेरेंट्स के कातिल से मिलवा ही दिया, वो भी तब जब उसे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी ओर थियो भी अपने कैप्सूल में परेशान था, वो तो खुद अपने पास्ट से इतना परेशान रहा है और अब उस टॉक्सिक गैस के आने से उसे भी अपनी पत्नी मोना का इल्यूजन दिखाई देने लगता है। उसकी पत्नी का इल्यूजन कहे जा रहा था कि निया उसे गलत समझ रही है और वो शायद से जल्द ही उस पर अटैक भी कर देगी, तो अच्छा होगा कि खुद थियो ही उसे पहले मार दे, वो पहले भी ऐसा कर चुका है तो उसके लिए तो ये कुछ नया भी नहीं। दूसरी ओर निया जो कि थियो को मारने उसी के कैप्सूल में जा रही थी कि रास्ते में थियो ही आकर उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली
तो थियो ने अब तक उसे जान से नहीं मारा था, वो तो उल्टा उसे सॉरी बोलने लगता है क्योंकि उसे खुद को बचाने के लिए उसे बेहोश करना पड़ा। लेकिन अब निया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। उसे कंफर्म हो चुका था कि थियो ही उसके पेरेंट्स का कातिल है और वो उस पर अटैक करने उसके पीछे भागने लगती है। यहाँ थियो जो कि निया के कैप्सूल में छिपने भी आया तो यहाँ भी निया उस पर अटैक करने लगी। अब थियो को पता था कि ऐसे तो लिया उसे जान से मार देगी, तो अब खुद को बचाने के लिए वो उसका चाकू छीनकर उसी के पीछे भागने लगता है। निया तो उससे पहले से डर रही थी तो वो इस बार खुद बिना मास्क के बाहर निकल आई। यहाँ की बाहर के वातावरण में वो 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगी। वहीं वो गैस अभी भी उनके आसपास ही थी और थियो को अपना पास्ट याद आने लगता है जब उसने पिछली बार ऐसे ही चाकू उठाया था। सो थियो ने अपना होश संभाला और वो देखता है कैसे निया बिना मास्क के ही आगे भाग गई और वो उसे बचाने उसके पीछे जाने लगता है। निया को आगे फॉर्चुनेटली एक दूसरा कैप्सूल मिल गया और वो किसी तरह से उसके अंदर घुसकर देखती है कि यहाँ तो एक आदमी बहुत साल पहले से मरा पड़ा है। वहीं उसका कैप्सूल बहुत बुरी हालत में था, यानी कि इस प्रिजनर को भी सरकार ने यहाँ माइनिंग करने की सजा दी होगी। लेकिन ये प्रिजनर इस प्लेनेट के अकेलेपन को झेल नहीं पाया और उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। यहाँ अब तक लिया को थियो की आवाज़ें आने लगी तो वो वहीं छिप जाती है और जब वो उसे समझाने अंदर ही आया तो निया ने पीछे से उसके सिर पर बार बार वार कर उसे मारती ही रही। थियो अब आखिर में अपना पास्ट याद करने लगता है। ऐसे जब वो एक दिन अपने घर पर गया तो उसे अपनी पत्नी मोना, जिसे कि वो बहुत प्यार करता था, वो उसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ बिस्तर में मिली। थियो इस धोखे को सह नहीं सका और उसने तभी अपनी पत्नी और अपने दोस्त दोनों को जान से मार दिया। इसलिए ही उसे इस प्लेनेट पर सजा के रूप में भेजा गया था। वहीं निया तो उसे ये समझकर मारे जा रही थी कि उसने ही उसकी फैमिली को मारा होगा। लिया जब आखिर में उसे मारते हुए थक गई तो वो थियो को यही मरता हुआ छोड़कर अपने कैप्सूल में वापस जाने लगती है। हालांकि थियो उसे कुछ बताने की कोशिश भी कर रहा था मगर निया ने कुछ नहीं सुना। लेकिन अब सुबह होने पर उसे एहसास हुआ कि कहीं उसने थियो को मरता हुआ छोड़कर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन निया जब उसे काम पर लौटने को कहता है तो निया इस बार उसे ही तोड़कर घायल थियो को वापस लेने जाती है। फॉर्चुनेटली वो अभी तक जिंदा था और फाइनली दिन के पूरे होने तक उसे होश भी आ गया। अब वो रिवील करता है कि उसे निया के पेरेंट्स या उसके होम टाउन के बारे में कुछ नहीं पता। उसने जो कुछ भी उसके होम टाउन के बारे में बताया था वो तो उसने उसकी डायरी से पढ़ा था और उसने कभी अपना नाम नेथन उसे बताया ही नहीं। यहाँ से निया को सब कुछ साफ हो गया। दरअसल निया चौकी अपनी पूरी ही लाइफ अपने बचपन में हुए उस हादसे को लेकर परेशान रही थी। ऊपर से उसे कभी पता भी नहीं चला कि उसके पेरेंट्स को मारा किसने था, इसीलिए यही एक बात हमेशा उसके मन में रह गई। और जब वो इस प्लेनेट पर आई तब उस नीली गैस की वजह से उसके इमोशंस और ज्यादा बढ़ गए। उसे अपनी लाइफ के सबसे बड़े सवाल का जवाब चाहिए था कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा होगा। और उस गैस के संपर्क में आते ही उसके मन ने उसे एक झूठा नाम दे दिया, यानी कि थियो का नाम, ताकि लिया अपने मन में बसे सबसे बड़ी दुविधा को हमेशा के लिए निकाल सके। थियो अब उसे सब समझाता है। थियो ने उसे पहले समझाया भी था कि इस ग्रह की वो अजीब सी गैस उसके इमोशन से खेलती है, मगर तब लिया ने उसे सीरियसली नहीं लिया और उसे भ्रम हो गया कि थियो ने ही अपना नाम नेथन बताया है, जबकि असल में उसने ऐसा कभी कहा ही नहीं था। थियो भी कहता है कि वो तो पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी के साथ हुई उस घटना को लेकर आज तक पछताता रहता है, लेकिन अब वो ऐसे और नहीं जी सकता। वहीं अगर निया यहीं रही तो उसे भी उसी की तरह ऐसे ही जीवन बिताना होगा, लेकिन अब वो मरने से पहले उसकी मदद करना चाहता है। थियो के अनुसार वो निया के ट्रैकर को अपनी चेस्ट में इंस्टॉल कर लेगा और जब वो मरेगा तो पृथ्वी पर मौजूद ऑफिसर्स को लगेगा कि असल में निया मारी गई है और वे उसे मृत घोषित कर देंगे। फिर निया अपनी बाकी बची हुई लाइफ आजादी से जी पाएगी, ना कि थियो की तरह जो कि पिछले 15 सालों से इस वीरान प्लेनेट पर गुलामी कर रहा है। अब थियो तो वैसे भी मर रहा था तो अब लिया उसके प्लान के लिए हाँ कह देती है। दोनों जल्द ही ये प्रोसेस पूरा भी कर लेते हैं और अब अपने डेली माइनिंग के काम पूरे करते हुए निया को सिर्फ थियो के नेचुरल तरीके से मरने का इंतजार करना था, जहाँ 3 दिन के बाद फाइनली वो मर ही गया। वैसे भी अब उसकी लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं था। तो अब चूंकि उसकी चेस्ट में निया का ट्रैकर था, यानी कि ऑफिसर्स ने उसे मरा समझ लिया होगा और निया अब इस माइनिंग के काम से फ्री हो चुकी है। वो अब उस बेकार पड़े कैप्सूल में जाकर, जिसमें कि एक आदमी मरा हुआ मिला था, चूंकि वो कैप्सूल 50 साल से ज्यादा पुराना था तो अब की गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी उसे ट्रेस नहीं कर पाएगी। निया अब उसी का इस्तेमाल कर आसानी से इस प्लेनेट से निकल सकती है और वो हमेशा के लिए आजाद
हो गई। निया अब आखिरी बार थियो को याद भी करती है जो उसने खुद की जान देने से पहले उसकी लाइफ बचा ली। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। अब स्पेस साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा ये मूवी इंसानी इमोशंस को सामने रखती है, कैसे किसी इंसान के जीवन का एक फैसला या फिर सिर्फ एक छोटी सी घटना उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है, उसे मजबूर बना सकती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करते जाएं। थैंक यू।